जय हिंद एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं पूरी टॉप तक की टीम की तरफ से, और आपका हमारा इतना साथ देने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, आपके कमेंट्स आ रहे थे कई दिनों से कि भाई हमें क्लास चाहिए एक अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक क्वेश्चन। ठीक है, अपनी इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फटाफट से आप भी आंसर देना। आपका पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। ओके, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? ये करों में कमी लेकर आता है, तरलता में वृद्धि लाता है। सबसे पहले तो बात यही होगी डियर कि एक्चुअल में डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि घाटे की व्यवस्था होती क्या है। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगी लेकिन आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। देखो, बजट आता है, हर एक सरकार अपने एक बजट लेके आती है जिसमें वो बताती है कि हमारी एस्टिमेटेड इतनी आय होने वाली है, इतना हमारा खर्च होने वाला है। जब सरकार की आमदनी तो 98 हो और खर्चा रुपया हो, मतलब जिसकी उतनी आमदनी हो रही है उससे ज्यादा खर्च हो जाए तो ऑब्वियसली आपका घाटा आ जाएगा। इस घाटे को पूरा करने के लिए एक क्या व्यवस्था बनाई जाती है जिसको घाटे की व्यवस्था कहते हैं। अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं? वो बैलेंस करेंगे या तो वो नए नोट छाप देंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं छाप सकते, वो और ज्यादा महंगाई ले आएगा, या फिर वो अपने बॉन्ड्स रिलीज कर देंगे जिस पर आजकल भारत बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। बॉन्ड रिलीज कर देंगे या फिर डियर वो उधार ले लेंगे बड़ी बड़ी संस्थाओं से, ठीक है, लेकिन बैलेंस जरूर करेंगे। इस घाटे को बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अपने आप ही डियर आपका देश के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरलता यानी कि लिक्विडिटी में वृद्धि। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए मतलब महंगाई जब आ जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आज के टाइम पे हो रहा है, बहुत ही आपकी रियल सिचुएशन है। विश्व भर में आज के टाइम पर महंगाई है लेकिन हमारा भारत फिर भी उससे कैसे ना कैसे करके लड़ रहा है। तो डियर आपने देखा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट में क्या कर दी है? वृद्धि करती है। मतलब जिस रेट पे वो अदर बैंक आरबीआई लोन देता है, ठीक है, आपका अदर बैंक उनको पैसा देता है उधारी पे, ठीक है, तो इसमें वृद्धि कर दी। आगे भी आपका जब बैंक हम जैसे लोगों को लोन देंगे तो वो भी अपना इंटरेस्ट बढ़ा के देंगे। ऐसा हो जाएगा तो कुछ टाइम के लिए हमारे जैसे लोग सोचेंगे कि भाई अभी जो है अभी नहीं लेते हैं क्योंकि आपका लोन की इंटरेस्ट रेट जो है बहुत महंगा हो रखा है। तो अपने आप ही डियर धीरे धीरे करके, टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे करके आपकी महंगाई जो है वो काबू में आ जाती है। तो सरकार को या फिर कहो आरबीआई को क्या करना चाहिए? रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए। और आपकी कितनी बार हो चुकी है? कई बार हो चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। आगे चलते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? आपके ऑप्शन है सरकारी नियंत्रण से मुक्त, सरकार द्वारा नियंत्रित हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपकी मार्केट इकोनॉमी होती है जिसमें आपका सरकार का नियंत्रण बहुत ज्यादा नहीं होता या फिर बिल्कुल आपका ना के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? और जिन्होंने भी वो देखी होगी ना मूवी, क्या बोलते हैं, बिग बुल वाली, उनको आराम से पता चल गया होगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग आपकी रिलेटेबल है शेयर बाजार से, ठीक है। जब डियर आपके आप शेयर बाजार में शेयर्स वगैरह खरीदते हो, ठीक है, जो बड़े बड़े शेयर्स होते हैं, क्या होता है कि उनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई इस शेयर में पैसे लगा दो। ये एक्चुअली एक स्कैम होता है एक तरह से। पैसे लोग सुन सुन के लगाते रहते हैं, वो अपने आप उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो जिन्होंने शुरुआत की थी उनके लिए तो फायदा, वो पहले ही खरीद के रख लेते हैं, उसके दाम बढ़वा दिए तो उनकी तो चांदी चांदी हो गई। हर्षल मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग के स्कैम से ही इतने ज्यादा, मतलब काइंड ऑफ, वैसे तो उसने बहुत सारे घोटाले किए थे बट इससे भी उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला था, ठीक है। तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। किस भारतीय राज्य की जीडीपी जो है वो सबसे ज्यादा है? तो हमारे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है? आप कहोगे महाराष्ट्र, तो आपकी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की इकोनॉमी हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। उसके बाद
आगे चलेंगे। चलिए अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि यूपी कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, यूपी कौन से नंबर पर आता है, पहला क्वेश्चन। आगे मैं इसका आंसर आपको दूंगी। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? Who said economics is the science of wealth? तो ये किसने कहा था? तो आपको बोलना है इसमें कीजिए, एडम स्मिथ ने कहा था, जिनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। आगे चलिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मुख्य लक्षण क्या है? निजी ओनरशिप, सार्वजनिक ओनरशिप, मिश्रित ओनरशिप, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है। सामान्य संतुलन विश्लेषण, द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किसने विकसित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वोल्रेस ने। ठीक है, ये विकसित किया था या फिर इनके द्वारा इसको सामने लाया गया था, वोल्रेस के द्वारा। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? आपका न जाने इसको कौन जारी करता है? आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे हमें जाना ही नहीं है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बी इज द राइट आंसर, जिसका आपका डियर हेडक्वार्टर कहां पर है? आप कहोगे न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और आगे चले। अच्छा, इस संगठन की स्थापना कब हुई? बाय चांस ये पूछे तो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है डियर वो अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो हम किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगाएंगे, मतलब आयात करेंगे, ना ही हम अपने देश में कोई बना हुआ सामान किसी दूसरे यानी कि बाहर के देश में भेजेंगे, यानी कि ना ही निर्यात करेंगे। भारत की इकोनॉमी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी ही हुआ करती थी। 1991 के बाद जब बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, उस टाइम पे हमें अपनी इकोनॉमी को क्या करना पड़ा? विश्व बाजार में खोलना पड़ा। हमने आयात भी बहुत ज्यादा किया, हमने निर्यात भी बहुत ज्यादा किया। ठीक है, और तब से तो न जाने दुनिया भर की कंपनीज आई है हमारे भारत में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि न तो आपका जब निर्यात हो न ही आयात हो, तो ऐसी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, हमारी आज के टाइम पे कैसी है? ओपन इकोनॉमी है। ओके, चलिए, हम आयात भी करते हैं और हम निर्यात भी करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक मैंने अभी अभी आपको बताया है एडम स्मिथ को। जब भी आप अर्थशास्त्र की बुक पढ़ने की कोशिश करते हो तो सबसे पहली लाइन उसमें यही लिखी हुई होती है ना, एडम स्मिथ। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है? मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जब डियर हमारी भारत की ग्रोथ में सरकारी कंपनियां और आपकी क्या कहे निजी यानी कि प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर भागीदार रहे अपने भारत के विकास में, तो ऐसी इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी में सरकार का जितना योगदान है आपका कहीं ना कहीं उतना योगदान जब प्राइवेट सेक्टर फर्म का भी होने लगे, तो ऐसी इकोनॉमी कैसी कहलाती है? आपकी मिक्स्ड। भाई मिक्स है, प्राइवेट भी और आपकी पब्लिक भी। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, शायद मैंने बोला तो नहीं है, बताया तो नहीं है। मुझे ये बताइए, भारत ने अपनी इकोनॉमी को कब खोला था? ठीक है, कब उसको ओपन किया था? पहले क्लोज थी और शायद मैंने आंसर दे भी दिया, अब मेरे को याद नहीं है डियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का मैंने आपको आंसर दे दिया। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी प्राप्त किया जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय आपका जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, आपका सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर। ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, ऊपर इंग्लिश में नीचे इंग्लिश। देखो, जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। अब आप कहोगे मैम मूल्यह्रास क्या होता है? डियर, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। आप एक गाड़ी खरीदते हो, चलो गाड़ी तो सारे नहीं खरीद सकते, आप एक फोन खरीदते हो, फोन सबके पास है,
एक फोन खरीदते हो, आपने नया नया फोन लिया, आप सेल्फी लवर हो, आपने 15,000 रुपए का एक फोन लेके आए आज, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपने देखा कैमरा तो अच्छा नहीं है, मैं तो सेल्फी लवर, इसका कोई यूज नहीं है। आप 2 महीने बाद सोचोगे कि मैं इसको बेच देता हूं। अब 1 महीने बाद भी सोचो, ठीक है, फोन है तो एक मशीन ही, एक तरह से वो इलेक्ट्रिक हो या जिस तरह भी चिप से भी चलती हो, कार में भी आप मशीनरी की हर एक चीज, नेचुरल चीजों को मत छेड़ना इसमें, ठीक है, मशीन जो भी होगी ये हर एक उसके लिए एग्जाम्पल है। आपने फोन लिया, 2 महीने बाद सोचा मैं इसको बेच देता हूं, आपने वो अगर 15,000 का लिया था तो 2 महीने बाद डियर उसकी वैल्यू या तो 13,000, 10,000 या फिर 11,000 इतनी होगी। मतलब 2 महीने बाद आप उस मशीन को पूरे 15,000 में नहीं बेच सकते। दैट मीन्स ये क्या हुआ कि आपने जो प्रोडक्ट लिया था उसके मूल्य में थोड़े टाइम के बाद क्या आ गई, हानि आ गई, उसका हाश हो गया। बस यही किसी भी चीज का इकोनॉमिक में मूल्यह्रास कहलाता है। और ये किससे रिलेटेड होती है, ये मशीनों से। नेचुरल चीजों का भी एग्जांपल ले लो, पेट्रोल है एक नेचुरल उत्पाद है, ठीक है, आपका पानी है एक तरह से, आपका पेड़ है, लकड़ी ले लो भाई, कुछ लकड़ियां होती है जो बेची जाती है, इकोनॉमिक होती है, जैसे शीशम, शीशम का पेड़ लगाया, आज आपने लगाया, मान लो वो एक पेड़ 1,000 रुपए का है, आज से 10 साल के बाद वो शायद आपका 10,000 का हो जाएगा डियर। तो मूल्य में हास नहीं, ऊपर से और बढ़ोतरी हो गई है। तो मशीनें जो होती हैं धीरे धीरे उनकी वैल्यू में क्या आती रहती है, कमी आती रहती है, जैसे जैसे आप उनको यूज करते रहते हो। और यही होता है आपका डिप्रेशिएशन, जो कि आपका एनडीपी कहलाता है। तो उपयुक्त दोनों, आपके दोनों ऑप्शन सेम ही है, बस हिंदी और इंग्लिश लिखी हुई है। तो आपका सी इज द राइट आंसर। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि इसमें 2022 वाली में भारत का क्या स्थान है। भारत का स्थान आपको बताना है कौन से नंबर पे है। उसके बाद ये जारी की जाती है यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, भाई पूरी आप लिख लेना खुद से, डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूछ सकते हैं, वो आपका यूएसए, और यूएसए की भी आपकी गगनचुंबी इमारतों का देश न्यूयॉर्क स्टेट, सॉरी देश नहीं है, न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना आपकी 1965 में हुई थी, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रेगनर, फ्रिक्स, एडम स्मिथ, किंग्स या फिर आपका रॉबिन्सन? तो ये आपके रेगनर थे। आपका एडम स्मिथ के बाद आपने देखा होगा 2-3 पन्ने आप आगे जाते हो तो वहीं पे इनका मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी के बारे में सारी चीजें आपको मिलेंगी। चलिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएंगे ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी। इनको क्या बोला जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके द्वारा सबसे पहले भारतीय आय का क्या किया गया था? आकलन किया गया था। और ये कब हुआ था? ये डियर आपका 1876 में, ठीक है, 1876 में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? बेसिकली आपसे पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। क्या भारत में सिर्फ और सिर्फ सरकारी फर्म्स काम करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, या फिर भारत में केवल और केवल प्राइवेट फर्म्स करती है, या फिर इन दोनों को मिला दे, दोनों का मिश्रण कर दे, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है? तो आप कहोगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां भी और हमारे यहाँ पब्लिक कंपनियां भी, दोनों फर्म्स एक तरह से इकोनॉमी में उतना हिस्सा लाती है, अपना भागीदारी करती है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? तो आप कहोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। सेम क्वेश्चन आपके आगे। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेक्टर, जीडीपी डिफ्लेक्टर, यानी कि शब्द निम्न में से किसके मध्य का क्या है? आपका अनुपात है। तो ये आपका अनुपात है आपका जो नॉमिनल जीडीपी होती है। और यहां से एक ना मतलब मस्त क्वेश्चन है डियर, मुझे ये बताइए कि नॉमिनल जीडीपी के लिहाज से भारत का नंबर अब कौन सा है? भारत
कौन से स्थान पर है विश्व में, ठीक है, विश्व में बताना है आपका क्वेश्चन नंबर। ये मेरे हिसाब से डियर आपका 3rd हो जाएगा, और आंसर आपको, आप मैं 2 का करो या ना करो आलस के मारे, बट इसका जरूर करना है। भारत कौन से स्थान पर है आपका आज के टाइम पर नॉमिनल जीडीपी के लिहाज से, ठीक है, इसी में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नॉमिनल जीडीपी माइनस आपकी वास्तविक जीडीपी, तो बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय, जिसको डिस्पोजेबल इनकम, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा कि भाई एक आदमी की पर्सनल आय, आप केंद्र की या राज्य की कोई जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है? 50,000 है। 50,000 अगर है तो उसमें से आपको कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। उस 50,000 में से टैक्सेस को हटा के जो आपके पास बचेगा वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी। तो व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष कर, ठीक है, कौन सा कर डियर? जो डायरेक्ट लगता है, यानी कि आपका प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स, ये क्या हो जाएगी? आपकी डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। फटाफट से आगे चलते हैं। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रचाल निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो आपको डियर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, पर कैपिटा इनकम, जब जब आपकी पर कैपिटा, जैसे बांग्लादेश की थोड़े दिन पहले हमसे आगे चली गई थी, जब भी किसी देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगती है तो समझो कि वो आपका बहुत अच्छे से क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ऑब्वियसली जब आप अपने रहने खाने के लिए अच्छा जुटा पाओगे, अच्छा खाओगे, अच्छे से रहोगे, तो अपने आप ही ग्रो करोगे। ओके, चलिए, मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन में किसकी हानि होता है? और शायद यार मैं सक्षम हूं कि आपको मैं समझा चुकी हूं कि आप कोई भी कार वगैरह लो, कोई भी मशीन आप खरीदो, अगर आज आप उसको 50,000 में खरीद रहे हो तो आज से 2 महीने बाद वो नई की नहीं है, सारे पुर्जे ठीक है, लेकिन आप उसको उसी प्राइस पर नहीं बेच पाते, तो आपका मूल्यह्रास, मशीनरी में उसकी वैल्यू का ह्रास यानी कि उसकी वैल्यू की हानि होती है। ठीक है भाई, सोना हो गया, सोना आज तुम 40,000 का खरीदो, 10 ग्राम खरीदो या 5 ग्राम, जो भी उसका मूल्य होगा आज के टाइम पे, कल को वो बढ़ेगा ही, वो कम नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपका पूछा जा चुका है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य ऑफ महात्मा गांधी? तो ये आपका होगा राज्य विहीन समाज से रिलेटेड। ठीक है, क्या? राज्य विहीन, स्टेटलेस सोसाइटी। आपका बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व, और इसका संबंध होता है आपका लेबर कैटेगरी से, यानी कि श्रम से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इनमें से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? हमारे भारत की राष्ट्रीय आय में किसका सबसे ज्यादा योगदान है? तो आप कहोगे कि जो हम सेवाएं दूसरे देशों को या फिर अपने ही देश में अलग अलग फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे टीसीएस है अपनी सर्विसेज, एचसीएल भी मान लो क्या है, दूसरे देशों को अपनी सर्विसेज इतनी ज्यादा बेचता है कि उससे हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी में क्या है? एक हिस्सेदारी है। तो आपका सेवाएं, सर्विसेज में सबसे ज्यादा हमारी नेशन आय में, यानी कि आपकी नेशनल इनकम में भागीदारी है। होनी किसकी चाहिए थी भाई? मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए थी आपकी एग्रीकल्चर की, क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, बट नहीं, जो हमारी सेवाएं हैं वो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन 3 क्षेत्रों के विकास का मापक है? वैसे इसमें कई सारे क्षेत्र आते हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें क्या आ जाएगा डियर? एक ह्यूमन के लिए आपका स्वास्थ्य, स्वस्थ होंगे, वहां पे आपका हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होगी, हॉस्पिटल्स यानी कि आपके अच्छे होंगे इलाज के लिए, तो बिल्कुल स्वास्थ्य। शिक्षा, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, शिक्षा के बिना जीरो हो। ओके, और आपकी डियर आमदनी, यानी कि जब आपके पास एक अच्छी इनकम आएगी तभी आप अपने बच्चों पर, अपने पर, उसकी ग्रोथ के लिए क्या कर सकोगे? खर्च कर सकोगे। तो ये आपका रहता है स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका आमदनी पर। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर।
लॉरेंस वर्ग, और आपका मुझे लगता है ना ये इकोनॉमिक से जो क्वेश्चन आते हैं उनका फेवरेट है, मेरे को तो यही लगता है भाई। लॉरेंस वर्क आपका क्या दर्शाता है? तो ये आपका आय वितरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? तो किसी देश में, देखो सिर्फ देश की बात हो रही है अभी, जैसे भारत में रहने वाले लोगों को सिर्फ भारत तक करो। अब भारत से कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, वो कमाई करते हैं, भारत में लेकर आते हैं, उसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही, केवल हमारे देश की बात हो रही है। तो हमारे देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। ये आपकी कहलाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए आगे चलते हैं। और फिर कुल आय कितनी हो जाएगी? कुल आय भाई जीडीपी प्लस जो हमारे बाहर लोग रहते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर वो हमारे देश में भेजते हैं, टोटल। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABAR, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना आपकी थी 1982, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। 1982 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ओके। रूरल डेवलपमेंट बैंक है डियर, इसकी पूरी फुल फॉर्म आपको देखो लिखी हुई है ऊपर हिंदी में भी और आपकी इंग्लिश में भी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका मुंबई में है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो अच्छे लग रहे होंगे ना भाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी वित्त मंत्रालय। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो अभी बताया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो हमारे दूसरे देशों में लोग रहते हैं, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो देखो ये कहलाएगा अभी तो जीडीपी, डी मतलब डोमेस्टिक घरेलू, और जब इसमें आपके बाहर की इनकम भी ऐड हो जाए तो तब क्या हो जाएगी? ये हमारी राष्ट्र की इनकम हो गई, यानी कि नेशन। आपका क्या आ जाएगा इसमें? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे डियर आपके इकोनॉमी के कुछ अच्छे से क्वेश्चन, और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो क्लास को शेयर करना, इस क्लास को जितना प्यार दोगे, देखो डियर अभी क्लासेस में बहुत मेहनत से बनाई जा रही है सिर्फ आपके लिए, कि आपका कोई भी एक टॉपिक ना रहे कि आप कहोगे मैम रेलवे में ये आया था बट ये नहीं मिला हमें टॉप तक पे। क्लास को प्यार देना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये एक रिक्वेस्ट है। एंड थैंक यू सो मच हमें 1 मिलियन तक पहुंचाने के लिए, खुद को भी डियर आप भी तो इसमें ऐड हो। आप टॉप तक के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर जो ये यूट्यूब सेक्शन पीडीएफ लिखा हुआ है ना, यहां से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। बहुत अच्छी है डियर, आपके सिर्फ रेलवे नहीं, अर्थशास्त्र आपका जिन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है उनके लिए बहुत बेहतरीन क्लास है। उससे अलावा आप एक मैथ का बाप कोर्स है, जब आप ऐप को खोलोगे वहां पर आपको उसको अवेल कर लेना है, क्योंकि डियर बहुत अच्छा है। आप कोई भी एग्जाम करो, आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो आप इसको क्या कर लेंगे, आप इसको अवेल करेंगे, जाके जरूर देखेंगे। और भी बहुत अच्छे आपके क्या रखे हैं, कोर्सेज आ रखे हैं ऐप पे, तो आप उनको भी एक बार जरूर देखेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को अटेंड करने के लिए, आपका सही में डियर दिल से धन्यवाद। जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर करना, और जैसे आपकी सिफारिश पे आजकल सारे के सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो भी आप आंसर करोगे उसके नीचे एक कोई टॉपिक जरूर सजेस्ट करना कि मैम ये भी करा दो। जो मेजोरिटी में होगी वो जीत जाएगा और वही आपके लिए हाजिर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।